बीते 4 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का गर्व बने मातोश्री का नाम हर आदमी की जुबान पर रहता है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे इससे शायद ही कभी बाहर जाते थे, चाहे विदेशी मेहमान हो या फिर नेता, सभी उनसे मिलने मातोश्री ही आते थे। लेकिन अब हालात बदल गए। पार्टी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को अपने पार्टी नेताओं के घर जाना पड़ रहा है। आमतौर पर ठाकरे परिवार का मुखिया मातोश्री से निकलकर किसी दूसरे के घर में कम ही जाता है। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे तो इसके कई मायने लगाए गए। सवाल यह है कि संजय राउत के समर्थन में खड़े होने में क्या उद्धव ठाकरे की कोई मजबूरी छिपी है? नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। संजय राउत को उद्धव ठाकरे की तरफ से ये तवज्जो उनके विरोधियों की नजर में उस मजबूरी की तरफ साफ इशारा है जिससे शिवसेना प्रमुख इस वक्त दो चार है। सबसे पहले निर्दलीय विधायक और उद्धव विरोधी रवि राणा का बयान सुनिए। कई उद्योगपति, कई बिल्डरों के करोड़ों अब्जों रुपए के फायदे पहुंचाने का काम संजय राउत जी ने किया और उसमें जो कमीशन उनको मिला है उसके तार कहीं न कहीं मातोश्री से जुड़े हुए, उद्धव ठाकरे जी से जुड़े हैं। आने वाले परेड में उद्धव ठाकरे जी, अनिल परब और संजय राउत को जो आज अटक हुई है, कई नाम सामने आएंगे, कई कंपनियों के नाम सामने आएंगे और जिन कंपनियों में इनका हिस्सा है वो शेयर भी सामने आएंगे। तो आने वाले समय में आज ईडी ने जो संजय राउत को अटक की है, अनिल परब और उद्धव ठाकरे जी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या संजय राउत के बाद अगला नंबर उनका है? क्या वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर संजय राउत की तरह अब उनके एक और विश्वास पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है? शिवसेना के विरोधियों का दावा है कि संजय राउत के बाद अब उद्धव के दूसरे करीबी अनिल परब का नंबर है और वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दावा किया जाता है कि संजय राउत अगर उद्धव ठाकरे की जुबान है तो अनिल परब शिवसेना के लिए उनके मुंबई के किले के रखवाले हैं। इसीलिए अगर संजय राउत की तरह अनिल परब भी अंदर गए तो फिर अगला बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए फंस सकता है। माना जाता है कि अनिल परब ही शिवसेना के लिए बीएमसी से जुड़ी रणनीति बनाते हैं। शिवसेना से किसको कॉर्पोरेटर के चुनाव के लिए टिकट देना है, किसको नहीं, इस मामले में उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा उन्हीं की सुनते हैं। अनिल परब चले गए तो ये रणनीति फिर कौन बनाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी उन्हें भी समन भेज चुकी है। जानकारों का कहना है कि एकनाथ शिंदे का जाना उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि पूरा संगठन उन्हीं के हाथों में था। न सिर्फ ठाणे बल्कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में संगठन पर पकड़ रखने वाले एक वही थे। लेकिन उनके जाने के बाद अब शिवसेना का आखिरी किला मुंबई ही बचा है और अगर यहाँ से अनिल परब भी चले जाते हैं तो शिवसेना की पकड़ मुंबई से भी कमजोर हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोंकण में नारायण राणे की बगावत के बाद शिवसेना का दबदबा कमजोर पड़ा है। ऐसे में बीएमसी चुनावों से पहले अगर अनिल परब की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो उद्धव ठाकरे को नए सिपहसालार ढूंढने पड़ सकते हैं। कई जानकार मोदी सरकार पर उद्धव की तीखी जुबान को इसी का नतीजा मानते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो, मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है। जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं। बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो निकलते हैं। शिवसेना की योजना एक बार फिर हिंदुत्व पर दांव लगाने की है। आदित्य ठाकरे शिवसेना की सीईओ ब्रांड राजनीति छोड़कर राज्य भर में निष्ठा यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका तजुर्बा अभी बहुत कम है। ऐसे में आने वाले दिन और चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनकी पहुंच सीधे उद्धव ठाकरे तक है। शरद पवार के भी वो बहुत करीबी माने जाते हैं, इसीलिए उनके समर्थन में आवाज उठती है, उनकी गिरफ्तारी का विरोध होता है। लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता कि उनके करीबी कारोबारी के खाते में 100 करोड़ कहां से आए। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई
उनको मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। कई लोग शिवसेना के बुरे दिनों के लिए संजय राउत के बड़बोलेपन को दोष देते हैं। संजय राउत की जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से तो हर कोई वाकिफ था, लेकिन ईडी की गिरफ्त में आने के बाद पतरा चौल घोटाले में उनकी कथित भूमिका की खबर सारे जहां को लगी। तो जिस गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पतरा चौल में फ्लैट बनाने का काम मिला, उसने गैर कानूनी तरीके से 1039 करोड़ रुपए की कमाई की। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड HDIL की सिस्टर कंपनी है। ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत के खाते में जमा करवाए। जांच में ये बात भी सामने आई कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को उनके खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर की। ये पैसा गैरकानूनी तरीके से कमाया गया था। दावा है कि इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने सील कर दिया है। ईडी की इस कार्रवाई का शिवसेना विरोध कर रही है। ईडी जांच कर रही है और उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे लगता नहीं है किस तरह से मफलर निकाल करके ये सब कर रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मानो ये इसलिए दबाव बन रहा है। ये वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। अब बाकी सारी चीजें जांच में आएंगी। हिंदुस्तान में ईडी ने हिंदुस्तान की सरकार को, भारत सरकार को और बीजेपी पार्टी की निर्देश पे आदेश से विरोधी मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए जहां भी विरोधियों पार्टियां सत्ता पे है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड, चाहे कोई भी राज्य में हो, ये सत्तारूढ़ पार्टी की एक ही मकसद होते हैं कि ईडी को दुरुपयोग किया जाए, ईडी को बेजा इस्तेमाल किया करो, डराओ धमकाओ, लालच दिखाओ। अब सवाल है कि संजय राउत की पत्नी को पतरा चौल घोटाले के आरोपी से पैसे मिले, ये बात कैसे पता चली? तो इसकी भी कहानी दिलचस्प है। साल 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए PMC घोटाले की जांच हो रही थी। तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम इस घोटाले में सामने आया। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लाखों रुपए का कर्ज दिया गया था। कुल 80 लाख से ज्यादा का लेन देन खातों में होते हुए देखा गया और इस तरह से ईडी के संजय राउत के घर तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। इस केस में संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।